नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में जो हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर आपका इलास्टिसिटी, लेसन नंबर 5 इलास्टिसिटी। ठीक है, इसके बारे में एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हम लोग इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, उसके कंसेप्ट को समझे थे। और दो इलास्टिक मटेरियल नेचुरल गम और लैक्रा, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़े थे कि उसका क्या कॉम्पोजिशन होता है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पे यूज किए जाते हैं। और चूंकि हमने पहले बताया था कि टोटल 23 इलास्टिक मटेरियल को लिस्टेड किया गया है डीजीटी के निमी वाले आपके जो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का जो इंग्लिश मीडियम का बुक है, ठीक है। तो उसमें से हम लोग 2 डिस्कस कर चुके हैं और उसमें से बाकी को हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ उसमें से आपको जो है बाकी रेस्ट हम छोड़ देंगे ताकि आपको आपके लिए एक असाइनमेंट रहेगा कि आप एक असाइनमेंट तैयार करेंगे नेट से, पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे कि हाँ वो मटेरियल क्या होता है, उसके कंपोजिशंस क्या होते हैं। ठीक है, मैं बात उस दिन भी रिपीट किया था, आज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डीजीटी के जो निमी वाले आपके जो ईयरली पैटर्न, जो नया पैटर्न है, उसमें जो नया बुक आपको डीजीटी द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसमें सिर्फ ये 23 नाम उपलब्ध कराए गए हैं। उसमें कुछ कंपोजिशंस वगैरह नहीं डाले गए हैं क्योंकि अभी न्यू बुक्स है, हो सकता है वो लोग जल्दबाजी में इसको निकाले हैं। लेकिन आईटीआई के जो लेवल का जो एग्जाम होता है, जो कंपटीशन लेवल का एग्जाम होता है, उसके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है। अभी आप साथ साथ जो पढ़ेंगे अपने सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं, चूंकि आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं और सेकेंड ईयर के लिए बेसिकली ये कोर्स है, तो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इलास्टिक मटेरियल के बारे में डिटेल में क्वेश्चंस देखे हैं मैंने। तो मेरा ये आपको बहुत ही अच्छा किया है निमी ने कि वो 23 मटेरियल को उन्होंने लिस्टेड कर दिया है। आपको स्वयं से ये करना है कि उन 23 के कंपोजिशंस एंड उसका एप्लीकेशन, ये दो चीज तो जान ही जाना है। कैसे प्रोडक्शन होता है आपको उससे मतलब नहीं है, आपको दो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका कंपोजिशन मतलब वो क्या है, किस किस से मिला के बनाया जाता है, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि क्यों उसको यूज किया जाता है, कुछ उसमें कुछ खासियत होगी तभी उसको वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो और एक चीज और है कि इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि जो बुक्स अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी भाषी छात्र हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बहराइच में जो प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को, वैसे ही प्रॉब्लम और जगह भी हो रही होंगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी इंटरेस्टेड हो, जो भी हिंदी में इसको पढ़ना चाहते हो, उन तक ये लिंक शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए। लाइक करने से ये बेनिफिट होगा कि मुझे लगेगा कि मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, तो कोई इसको देख रहा है, तो मैं इसमें और भी कुछ नया मॉडिफिकेशन, नए क्वेश्चन, कुछ नए कंसेप्ट जो आपके एग्जाम के लेवल में पूछे जाते हैं उसको ऐड करने का प्रयास करूंगा। और कहीं कुछ कमी रह जाती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है या कुछ कुछ गलत दिखता है आपको, तो कमेंट जरूर करें। ये ना सोचे कि कमेंट कैसे करें, कमेंट बिल्कुल करें क्योंकि आप कमेंट करेंगे, आपका जो कमेंट हो काफी बहुमूल्य है, तो उसको हम लोग मॉडिफाइड करेंगे और फिर से उसको करेक्ट कर डालेंगे। और जो भी आपकी एक्स्ट्रा कुछ डिमांड्स होगी तो उस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे और या कोई मटेरियल प्रोवाइड करना होगा तो उसका लिंक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जरूर यहाँ पे आप लोग लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जो भी जरूरतमंद है उनको इसका लाभ मिल सके। तो नया आज टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक बार हम लोग सभी पुराने टॉपिकों को देख लेते हैं कि क्या हम लोगों ने उस दिन देखा था। ठीक है, ये आपका सिलेबस था, इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड देयर यूनिट्स, यंग्स मॉडुलस, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस, जिसमें हम लोग इलास्टिक और इलास्टिक मटेरियल के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हमारा पहला ही टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाएंगे, आज का जो क्लास एंड हम करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो कल का क्लास होगा, वो आपका प्लास्टिक मटेरियल्स पे होगा। ठीक है, उसके बाद देन स्ट्रेस, फिर स्ट्रेन, फिर एक दिन पूरा का पूरा उसका यंग्स मॉडुलस और सिंपल प्रॉब्लम्स, फिर अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस। तो इस लेवल में फिर क्लासेस जाएंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं जो हम लोग उस दिन देखे थे, प्रत्यक्षता क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिटेल देख चुके हैं। इलास्टिक मटेरियल्स क्या होता है, इनको इलास्टिक मटेरियल कहा जाता है, आपको एनिमेटेड फिगर के माध्यम से भी मैंने समझाया था। जो भी ये वीडियो नहीं देख पाए हैं तो चैनल पे उसका लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि इलास्टिक मटेरियल कैसे बिहेव करता है, इसका क्या ये प्रॉपर्टी होता है, ये सब चीजों को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, दो इलास्टिक मटेरियल के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े थे, जैसे कि प्राकृतिक गम, ठीक है, इसको देख चुके थे हम लोग। और दूसरा था आपका स्पेंडेक्स या लाइक्रा, इसको भी हम लोग अच्छे से देख चुके थे,
कहाँ इसका यूज होता है, क्या इसका खूबी है, कब इसका आविष्कार हुआ था, बहुत सारी चीजें डाल देते, लेकिन आपके लिए वो सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया है कि इसका आविष्कार कब किया गया था, इसका साइंटिस्ट का नाम, इस तरह के क्वेश्चन सभी ITI में नहीं पूछे गए हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे डाला है कि एग्जाम को कोई भरोसा नहीं होता है कि पूछ ही दे, जैसे रेलवे के एग्जाम में कुछ भी कहीं पूछ दे। मैंने एक संभावना के तौर पर इसको शामिल किया है कि पूछा जा सकता है, लेकिन अब तक नहीं आया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना आज के क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, दो हमने डिस्कस कर लिया था, और तीसरा है हमारा ब्यूटाइल रबर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है और बहुत ही इसका खूबी है, बहुत ही इसकी अच्छी प्रॉपर्टी है, जिसके कारण से इसका बहुत जगह, बहुत ही सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि ब्यूटाइल रबर क्या होता है। ठीक है, इसके कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, मेनली ये होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और प्रॉपर्टी के आधार पे ही कोई चीज को कहीं यूज किया जाता है। ठीक है, अगर कोई गुण है तभी कहीं पे यूज किया जाता है, जहां कुछ उसकी जरूरत होती है तो हमें लगता है कि ब्यूटाइल रबर में प्रॉपर्टी है, तो ब्यूटाइल रबर को यहाँ पे मिक्स करके हम उस चीज को, प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में कि ब्यूटाइल रबर क्या होता है। ब्यूटाइल रबर एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है, मतलब क्या, मैन मेड रबर है, इसको हम प्रोडक्शन करते हैं, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर टायर और ट्यूब में होता है। जो गाड़ियों के लिए, मोटर व्हीकल्स में आपके टायर और जो ट्यूब यूज किए जाते हैं, उसमें ब्यूटाइल रबर का बहुत ही बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। बहुत ही बड़ा बाजार है टायर और ट्यूब में, इसका अच्छा खासा इसका परसेंटेज जो है वहां पे यूज होता है। ठीक है, टायर और ट्यूब के अलावा भी इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ पे होता है, सीलेंट्स बनाने में, जो किसी चीज को सील करने के लिए जो चीज यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे सीलेंट्स में इसका यूज करते हैं, जो चिपकने वाले पदार्थ होते हैं। एडेसिव्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो सिक्योरिटीज के लिए सुरक्षात्मक कपड़े हैं उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो स्टॉपर्स वगैरह बनता है उसमें। क्लोजर में शीशियां और ट्यूब, इसकी शीशियां और इसकी ट्यूब बनाई जाती हैं। इलेक्ट्रिकल्स केबल, जो आपका विद्युत के लिए जो तार होता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। होर्सेस में यूज किया जाता है। और जो जूता हम लोग सब लोग पहनते हैं, उसकी जो सोल होती है, तलवा, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल ब्यूटाइल रबर का हम करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका इस तरह का ये ब्यूटाइल रबर होता है। मैंने यहाँ पे फिगर भी मेंशन किया है, मैंने लास्ट 2 में जो मटेरियल बताया था उसके भी मैंने कॉम्पोजिशन, उसके प्रयोग, ठीक है, उस सब चीजों को डाला था, और उसके पिक्चर भी डाले थे, क्योंकि पिक्चर से आप चीजों को अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत ही टफ टॉपिक होता है और बहुत ही बोरिंग होता है, इसमें नींद आने लगता है। जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको नींद आएगा। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि चीजों को काफी एग्रेसिव रखूं अब पूरा, ताकि चीजों आपको सामने में दिखे, और जो सामने एक तरह से ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सारी चीजें का इसका इस्तेमाल होता है ब्यूटाइल का। ये देखिए ट्यूब और शीशी जो बनाया जाता है उसमें, ये स्टॉपर्स वगैरह में है, ये टायर है। ठीक है, ये आपका ग्लव्स है, तो ये सब जगह इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके विशेष गुण क्या होते हैं, इसके विशेष प्रॉपर्टी, क्यों इन सब जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका विशेष गुण, जैसे कि हवा जो होती है, एयर, गैसेस, किसी तरह की गैस है, या कोई नमी के लिए कम पारगम्यता, मतलब नमी मतलब क्या, मॉइस्चर के लिए कम पारगम्यता। पारगम्यता मतलब क्या, परमियाबिलिटी। ठीक है, मतलब क्या है, परमियाबिलिटी मतलब क्या है, परमिट करने की एबिलिटी। परमिट करने, परमिट मतलब क्या, परमिशन, एक तरह से परमिट किससे आया है, परमिशन से। और एबिलिटी मतलब क्या होती है, उसका कितना सक्षम है। एबिलिटी मतलब कितना आदमी सक्षम है, उसकी क्षमता। तो मतलब क्या है, परमिट करने की क्षमता जो है इसकी काफी कम होती है। किन के लिए, हवा, गैस, नमी। अब सोचिए कि टायर है, ट्यूब है, ट्यूब में आपने हवा भरा, अगर परमिट करने की इसकी क्षमता यदि ज्यादा होती तो आप हवा भरते हैं और हवा निकल जाता जल्दी से। तो मतलब क्या है कि ये हवा को, गैस को, या किसी मॉइस्चर को उससे बाहर नहीं जाने देता। कुछ ऐसा चीज है जिसमें मॉइस्चर आपका बाहर से ना जाए, तो आप कोई जैसे मेडिसिन वगैरह है, कोई बोतल वगैरह है, उसमें चाहते हैं कि मॉइस्चर उसमें ना जाए, खराब हो सकता है मॉइस्चर से। तो आप क्या करते हैं, जो उसका शीशी बनाते हैं, उसका बोतल बनाते हैं, उसमें ब्यूटाइल रबर का इस्तेमाल करते हैं, या उसके ऊपर सीलिंग के रूप में बटर, जो ब्यूटाइल रबर लगा देते हैं। ठीक है, ताकि क्या है, मॉइस्चर को वो परमिट नहीं करेगा अंदर जाने के लिए, क्योंकि ब्यूटाइल रबर की प्रॉपर्टी होती है, इसके गुण होते हैं कि ये मॉइस्चर को अंदर नहीं जाने देगा, एयर को अंदर नहीं जाने देगा, नमी को अंदर नहीं जाने देगा, किसी भी प्रकार के गैस को अंदर नहीं जाने देगा, और जो अंदर है उसको बाहर नहीं आने देगा। क्योंकि क्या है कि मटेरियल की एक एबिलिटी है। ठीक है, इसका एक बाई बॉर्न एक प्रॉपर्टी है, बाई वर्च्यू एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक गुण है,
इसी गुण के कारण इसका टायर में, ट्यूब में, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये उसको जाने नहीं देता। फिर दूसरा क्या है, ऊष्मा। ऊष्मा मतलब क्या होता है, हीट, रसायन और ओजोन की उत्कृष्ट प्रतिरोध होता है। मतलब क्या है, हीट का काफी अच्छे से रेसिस्ट कर पाता है। अगर कोई चीज अंदर बंद है, जैसे टायर में आपकी हवा है या नाइट्रोजन आपने फिल किया, टायर जब चल रही है तो काफी गर्म हो रहा है, तो अगर इसके अंदर इतनी होती कि हाँ पहले तो परमेबिलिटी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हीट बढ़ेगा, आपको क्या पता है, हीट बढ़ने के कारण क्या होता है आपका, उससे चीजें आपकी क्या होती हैं, उसके मॉलिक्यूल्स वगैरह जो गर्म होते हैं, उसके कारण क्या होता है, हवा बाहर निकल जाती है। कुछ ऐसे मटेरियल्स में से गुण पाए जाते हैं। लेकिन इसके जो प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है, काफी हाई रेसिस्टिव होता है। मतलब अगर गाड़ी 100 किलोमीटर चल रही है, उसके बाद भी आपके हवा नहीं निकलते हैं, क्योंकि क्या है, हीट रेसिस्टेंट होता है। उसी तरीके से किसी तरीके का जो केमिकल है, केमिकल रेसिस्टेंट होता है। कोई भी केमिकल के संपर्क में आएगा तो भी ये कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कोई केमिकल आप डाल रहे हैं इसके ट्यूब में, ब्यूटाइल रबर का बना हुआ है, ऊपर आपने सीलिंग की हुई ब्यूटाइल रबर की ढक्कन लगाया हुआ है, ब्यूटाइल रबर का बना हुआ, और अंदर कोई केमिकल आपने डाला हुआ है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्टेंट अगर होता तो उससे क्या होता है, वो केमिकल से रिएक्ट कर जाता, तो फिर कोई मतलब नहीं होता इसको यूज करने का। तो काफी रेसिस्टिव होता है, मतलब उसे रिएक्ट नहीं करता है, इसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है तो काफी ज्यादा होती है। और उच्च और निम्न तापमान की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि ये क्वालिटी किसी फास्ट टेम्परेचर पे होता है। जैसे गाड़ियों की एग्जांपल ले लीजिए, ठंड के दिन में अगर मान लीजिए ऐसा होता तो गाड़ी से हवा निकल जाती, क्योंकि क्या होता है कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी होती कि ब्यूटाइल रबर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही जो हवा, गैस या नमी है उसकी परमिलिटी को कम रखता है। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो परमिट करने लगेगा, अगर कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इसमें वो भी प्रॉपर्टी होती है कि चाहे टेम्परेचर हाई हो या लो हो, ये अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लेता है, उसी कंडीशन में अपने आप को ढाल लेता है, अपनी परमिलिटी को कम रखता है, ठीक है, और अपने जो रसायन और हीट रेसिस्टेंट है उस क्वालिटी को भी बरकरार रखता है। तो इसके इन गुणों के कारण इन सारे जगह इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर, सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हम अपने अगले चीज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, आप आराम से वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, किसी को कोई पॉइंट अगर छूट गया हो, ठीक है। लास्टली इसकी पीडीएफ फॉर्म भी ऑलरेडी मैं ग्रुप में आपको अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप आराम से वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका फ्लोरो इलास्टोमर्स, ठीक है। फ्लोरो इलास्टोमर्स एक चौथी कैटेगरी है, ठीक है। ये क्या होता है, 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक की शुरुआत में, मतलब 1950 के अंत में और 60 के शुरुआत में टीएफई, ठीक है, टीएफई से युक्त एक विनाइ विनाइलिडीन विनाइलिडीन फ्लोराइड विनाइलिडीन फ्लोराइड और हेक्सा फ्लोरोप्रोप्लीन, ठीक है, हेक्सा फ्लोरोप्रोप्लीन और टेरपोलीमर टेरपोलीमर का एक कोपोलीमर तैयार किया गया, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब इसको याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो फ्लूरो इलास्टोमर है ये किसका पॉलीमर है, किन दो चीजों बनाया। तो अक्सर एग्जाम्पल में आपके ऑप्शन में दिए रहेंगे, विनाइलिडीन फ्लोराइड एक दे देगा, दूसरा नहीं देगा, या दे देगा हेक्सा फ्लोरोप्लीलिन और एवं अन्य, या बाकी जगह बाकी तीन ऑप्शन कुछ अलग नाम डालेंगे। तो इन तीनों नामों को अच्छे से रट लीजिएगा, अगर इनमें से कोई भी दिखेगा तो फ्लोरो इलास्टोमर जो है सो इनका कोपॉलीमर है, ठीक है। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको आप रट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सब रटने वाला चीज है, कंसेप्ट हमारा जो है सो स्ट्रेस से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस पे जो आधारित जो फ्लोरो इलास्टोमर बना, इसकी वाणिज्यिक मतलब क्या कॉमर्शियल यूज जो है सो काफी बढ़ा दिया, ठीक है। इन सारे जो पॉलीमर्स को इलाज कर जो हमने कोपॉलीमर बनाया, ठीक है, सब एक पॉलीमर है और सबका मिला जुला रूप एक कोपॉलीमर है आपका फ्लोरो इलास्टोमर, ठीक है। फिर क्या है, फ्लोरो इलास्टोमर सील्स, जो सील्स होते हैं एवं अन्य घटकों में, जैसे एरोनॉटिकल हवाई जहाज से संबंधित, एरोनॉटिकल मतलब क्या, जो एरोप्लेन से संबंधित इंडस्ट्री है वहां पे उसके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं उसमें सीलिंग वगैरह में, क्योंकि गैस वगैरह लीक ना हो, ठीक है, टेम्परेचर लीक ना हो, तो सब चीज के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। मोटर वाहन, जो आपके मोटर वाहन है, व्हीकल्स है, उसके सीलिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तेल और रासायनिक उद्योग, जो केमिकल इंडस्ट्री है और ऑयल इंडस्ट्री है, वहां पे भी जो मशीनें वगैरह होती हैं उसमें सीलिंग के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कई क्षेत्रों में अपनी विश्वसनीयता, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में अपना बहुमूल्य योगदान इस मटेरियल ने दिया है।
आइए इससे कुछ डायग्राम हम देख लेते हैं। ठीक है, इसकी जो मेन इसकी प्रॉपर्टी होती है ऊष्मा और द्रव, जो हीट होती है, और फ्लूइड, फ्लूइड मतलब क्या, बहने वाला, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो। ठीक है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता इन इलास्टोमर्स की तुलना में इसे अन्य इलास्टोमर्स की तुलना में इसे काफी बेहतर बनाता है। ठीक है, तो मतलब फ्लोरोइलास्टोमर्स का मेन प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, इनमें से बहुत सारा मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज होता है, तो कंफ्यूज आपको सिर्फ मेन क्या पकड़ना है, मेन प्रॉपर्टी। जैसे इसके पहले जो हमने देखा था ब्यूटाइल रबर, उसकी क्या थी, हीट रेसिस्टेंट था, साथ में क्या था, परमेबिलिटी उसकी काफी क्या कम थी। ठीक है, किसके लिए, हीट के लिए, आपके बाकी जो चीजों थी उसकी, जो गैस है, एयर है, मॉइस्चर है, उन इन चीजों के लिए। ठीक है, इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, ये आपका प्रतिरोधक क्षमता है, इसकी काफी हाई होती है, किसके लिए, हीट के लिए और फ्लूइड के लिए। ठीक है, इसी कारण से इसका मेन ज्यादातर यूज जो होता है वो सीलिंग प्रोडक्ट्स के लिए होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑयल इंडस्ट्री है या हवाई जहाज वगैरह जो पार्ट्स हैं, मोटर व्हीकल्स इंजन वगैरह के जो पार्ट्स हैं, वहां से हीट बाहर ना निकले, हीट का लॉस ना हो, तो वहां पे हम सीलिंग लगाते हैं। जैसे किसी चीज को लगाए उसके अंदर में सील प्रोडक्ट फिर लगाते हैं, फिर उसको हम टाइट कर देते हैं वहां पे, ताकि ये चीजें बाहर उसको नहीं आने देती है, हीट का लॉस क्या होता है वहां पे मिनिमाइज हम करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से फ्लूइड वगैरह जो ऑयल इंडस्ट्री है, जो फ्यूल बहती है, तेल बहती है वहां पे, तो नहीं चाहते कि वहां से कहीं से लीकेज हो, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए इस तरह के ये सीलिंग होते हैं। ठीक है, ये देखिए सब सील सब है, ओ रिंग्स वगैरह है ये। ठीक है, ये सील्स हैं, देखिए ये भी सील है, सीलिंग है। ये देखिए इसका एक अच्छा यूज और भी है, जो आजकल फिटनेस जो वॉच आ रहे हैं, ठीक है, फिटनेस बैंड, उसमें इसका यूज किया जाता है, फ्लोरोइलास्टोमर का। ठीक है, ये देखिए, ये कार्बोरेटर वगैरह दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ये सब जितने भी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं, ठीक है, स्पार्क प्लग वगैरह है, इसमें जो देखते हैं ये सब फ्लोरोइलास्टोमर का सीलिंग लगाया जाता है। ठीक है, ये देखिए सब बहुत तरह के रिंग आप देखे होंगे, गाड़ी रिपेयर कराने जाते होंगे तो इस तरह के सीलिंग प्रोडक्ट्स आप देखते हो। ठीक है, कुकर वगैरह में देखते होंगे आप, जो ऊपर में जो लगता है। ठीक है, तो उस सब जगह पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका प्रमुख अनुप्रयोग जो होता है ऊष्मा और द्रव की उच्च प्रतिरोधक क्षमता के कारण, हमने पहले ही बताया कि इसका सबसे मेन क्वालिटी क्या है, और भी बहुत सारी क्वालिटियां हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको मेन देखना है, तो एग्जाम में काफी कंफ्यूज आप हो सकते हैं, क्योंकि इसका भी यूज सीलिंग प्रोडक्ट्स में होता है, ब्यूटाइल रबर का भी यूज सीलिंग प्रोडक्ट में होता है, तो किसका यूज कहाँ पे आप करोगे डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, वहां ज्यादा डिमांड क्या है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही फ्लोरोइलास्टोमर्स का यूज किया जाता है, बहुत जगह दोनों का मिक्स करके यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है सिर्फ मेन प्रॉपर्टी पे, कि इसकी मेन प्रॉपर्टी हीट और द्रव को प्रतिरोध करने की है। ठीक है, हीट और फ्लूइड रेसिस्टेंट है, तो जहां भी आपका एप्लीकेशन हीट और फ्लूइड रेसिस्टेंट का आए, कि हमको भाई हीट रोकना है भैया, और बाकी चीजों में कोई मतलब नहीं है प्राइमरली, ठीक है, तो वहां पे हम फ्लोरोइलास्टोमर को ही यूज करेंगे, और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फ्लोरोइलास्टोमर। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद इलास्टोमर, नेक्स्ट जो पांचवा टॉपिक है हमारा इलास्टोमर। इलास्टोमर एक लीनियर, एक रैखिक पॉलीमर का एक विशेष वर्ग है, जो बल लागू होने पर, जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उसके लागू होने पर एक बड़ी मात्रा में प्रत्यास्थ विरूपण का प्रदर्शन करते हैं। प्रत्यास्थ विरूपण मतलब क्या, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इन मटेरियल्स पे जैसे भी हम कोई एक्सटर्नली फोर्स लगाते हैं, तो एक्सटर्नली फोर्स लगाने के कारण ये मटेरियल अपने आप को काफी इलास्टिकली डिफॉर्म करते हैं। आई एम रिपीटिंग, इलास्टिकली डिफॉर्म मतलब क्या, देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। वंस यू रिमूव द फोर्स, जैसे ही आप एक फोर्स हटाते हो, मटेरियल विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, मटेरियल जो है अपना ओरिजिनल शेप प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, डिफॉर्मेशन तो है बट इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन हमेशा एक रेंज में लाई करता है, इलास्टिक लिमिट तक लाई करता है। आप उसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, वो सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर क्या है, कई ऐसे इलास्टोमर हैं जिनकी मूल लंबाई से कई गुना, ठीक है, तक बढ़ाया जा सकता है। ये भी आप इलास्टिसिटी जब आपको पढ़ा रहे थे, और इलास्टिक डिफॉर्मेशन जब आपने बताया था आपको लास्ट क्लास में, उसमें देख चुके थे बहुत सारे मटेरियल जिसमें हजार हजार गुना तक हम बढ़ाते हैं। ठीक है, जनरली 300% तक यदि हम बढ़ाते हैं तो उसको हम इलास्टिक मटेरियल की श्रेणी में रखते हैं।
ठीक है। ये भी देखा जाए कि मेटल्स वगैरह जो हैं वो जनरली 1% तक ही ये आपके इलास्टिक डिफॉर्मेशन को अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बल के रिलीज होने पे वंस आप जैसे फोर्स को हटाते हो, सामग्री है जिस पे भी फोर्स आपने लगाया था, जो सामग्री है वो जल्दी से अपने मूल आकार में वापस लौट आती है, बिकॉज द डिफॉर्मेशन इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्योंकि विरूपण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, क्योंकि डिफॉर्मेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि इलास्टिक डिफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी ही यही है कि जैसे जब तक ही डिफॉर्मेशन रहता है तब जब तक वो डिफॉर्मेशन तब तक ही रहता है जब तक उस पर एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स होता है। जैसे ही आप फोर्स को हटा लेते हो आपका डिफॉर्मेशन क्या है, समाप्त हो जाता है। तो वही अपने प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पे बिहेव करता है इलास्टोमर्स में। इसके अलावा समान परिणामों के साथ, मतलब सेम रिजल्ट्स के साथ चक्र को कई बार दोहराया सकता है। मतलब साइकिल कैन बी रिपीटेबली इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब क्या है, ये जो साइकिल है, हमने फोर्स लगाया, ठीक है, जैसे वंस फोर्स हमने रिमूव किया, मटेरियल अपने रिगेन शेप में आ गया, फोर्स लगाया, फोर्स रिमूव किया, मटेरियल अपने रिगेन शेप में आ गया। मतलब क्या, एक साइकिल चल रहा है। हम फोर्स लगा रहे हैं, हमारे फोर्स लगाने से मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है, हम फोर्स हटा रहे हैं, हटाने के बाद मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर रहा है। देयर इज फॉलोइंग अ साइकिल, ठीक है। साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम जब फोर्स लगा रहे हैं वहां से स्टार्ट हो रहा है, और जब बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर ले रही है वहां पे साइकिल का एंड हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा साइकिल प्रक्रिया है। फिर फोर्स लगेगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर वहां से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। साइकिल इसी को कहते हैं जहां से आपकी प्रोसेस रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो क्या ये रहा है कि इलास्टोमर पे जो एक्सटर्नली हम फोर्स लगाते हैं, इसको सेम रिजल्ट के साथ, ऐसा नहीं है कि हम 10 बार लगाएं और 11वां बार लगाएंगे तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। बहुत सारी मटेरियल ऐसे इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है कि ज्यादा बार लगाने पर उनकी एक लाइफ होती है, ठीक है, हर एक लाइफ होती है, कोई इन्फिनिट लाइफ नहीं होता है। लेकिन इसका क्या है, कई बार आप दोहरा सकते हैं, इसका लाइफ जो है तो काफी इनफाइनाइट टाइम्स है, ठीक है। जैसा कि आप रबर बैंड के खिंचाव के साथ हम देखते हैं, लेकिन इसका भी एक लाइफ होगा। इनफाइनाइट कहने का मतलब नहीं कि अनंत है, हमेशा चलेगा, ठीक है। जैसे रबर बैंड है, तो आप देखते हैं कि खींचते खींचते टाइम आता है कि रबर बैंड खराब हो जाता है, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं रह जाती, ठीक है। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम यंग्स मॉडल्स वगैरह पढ़ेंगे, स्ट्रेन वगैरह जब देखेंगे, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, कैसे खत्म हो जाती है, कैसे इनकी लाइफ जो है साइकिल्स में काउंट की जाती है कि कितना बार आप खींच सकते हो, कितना बार वापस आएगा, तो उसमें साइकिल्स में काउंट होती है। वो भी काफी ज्यादा होती है, 10⁻12 इस तरह से होती है, 9 इस तरह, हर का अलग अलग होता है। तो उसको हम लोग देखेंगे, जितना जरूरत होगा आपके सिलेबस के मुताबिक और आपके लेवल के मुताबिक उतना हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो ये देखिए, इलास्टोमर्स का एक मेडिकल में ये बीपी वगैरह मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मेडिकल इंडस्ट्री में इसका यूज है, ठीक है। ये कपड़ा इंडस्ट्री में यूज है, कपड़ा का आपको दिख रहा है, इस तरह से दुकान वगैरह में जाते हैं वो कपड़े का इस तरह का रोल रहता है वहां पे, ठीक है। इंजेक्शन ये तो सब लोग देखे ही होंगे, सब लोगों को पढ़ा भी होगा, ठीक है, जब बीमार आप पड़ते हैं तो, ठीक है, वहां पे यूज होता है इसका, ठीक है। फिर टूथब्रश हर लोग डेली सुबह करते हैं, तो टूथब्रश में भी इसका यूज किया जाता है, इसको बनाने में, ठीक है। फिर टायर्स वगैरह में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। तो अब आते हैं इसके अनुप्रयोग, आपको इसका फिगर दिखा दिए कि कैसा दिखता है। अब इसके एप्लीकेशंस पे हम आते हैं। प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर बनाने में इसका यूज होता है। ये मोटर वाहन उद्योग में, जो मोटर वाहन इंडस्ट्री है उसमें और चिकित्सा में भी, ट्यूब में चिकित्सा ट्यूब बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। गुब्बारे में बनाने में यूज करते हैं। चिपकने वाले पदार्थ, मतलब क्या, एडेसिव प्रोडक्ट जो होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, पॉलीअरेथेनस, इसका उपयोग जो है सो कपड़ा उद्योग में लाइक्रा जैसे लोचदार कपड़े, यानी स्ट्रेचेबल जो कपड़ा होता है, कपड़े में स्ट्रेच देने के लिए हम इलास्टोमर्स का यूज करते हैं। जैसे देखिए कपड़ा आपके सामने डायग्राम में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम लोचदार देखते होंगे, बहुत सारा कपड़ा आपका क्या होता है, लोचदार नहीं होता है, नॉन स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। बहुत सारी जीन्स, बहुत सारे पैंट आप देखेंगे स्ट्रेचेबल होता है, तो उसमें इलास्टोमर का यूज किया जाता है उसको स्ट्रेचेबल बनाने के। फिर पॉलीब्यूटीन, इनका उपयोग वाहनों के पहियों में, जैसे पहिया का हमने रखा है, इसका उपयोग किया जाता है घिसाव प्रतिरोध, वियर रेजिस्टेंस प्रदान करने के लिए। क्योंकि गाड़ी हमेशा क्या सड़क पे चलती है, तो आपका टायर जल्दी घिस ना जाए, तो उसका एक प्रतिरोध देने के लिए, जल्दी वियर रेजिस्टेंस कम हो, उसके लिए भी इलास्टोमर का यूज हम करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा छठा जो है आपका है एथिलीन प्रोपिलीन रबर, ईपीआर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईपीआर, इथिलीन प्रोपिलीन रबर, ठीक है। तो देखते हैं इथिलीन
प्रोपिलीन रबर क्या होता है, ठीक है, इसके डायग्राम्स वगैरह भी देखेंगे। जितने भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं फ्रॉम स्टार्टिंग 1 एक नंबर सीरियल से लेके, और हम एक और देखेंगे, ठीक है, इसकी हमारा ये पूरा अगर हम पूरा 23 मटेरियल को सिर्फ देखें तो सिर्फ इलास्टिक मटेरियल पढ़ाने में ही 8-10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो हम एक और देखेंगे, इसके बाद बाकी आपके 8 नंबर से लेके 23 नंबर तक का आपके लिए असाइनमेंट वर्क होगा कि आप उस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे, नेट पे जाएंगे, एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ठीक है, वहां से इसके डायग्राम्स, उसके अनुप्रयोग, उसमें क्या कॉम्पोजिशन है, उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, क्यों उसका इस्तेमाल करते हैं मेनली, कब हमको याद आता है कि नहीं इसमें ईपीआर मिला दो, इस मटेरियल में अगर ईपीआर मिला दे तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीजों का आप संलग्न करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, तो 8 नंबर से लेके 23 नंबर तक, या बीच में किसी 2-4 सब मिल जाएगा, 2-4 नहीं मिलेगा तो पार्टिकुलर उसका नाम मेंशन कीजिएगा, उसके लिए हम अलग से क्लास फिर से हम अरेंज करेंगे, ठीक है। सब कुछ आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितना आप इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है। इसमें जो है इथिलीन प्रोपिलीन रबर जो ईपीआर है, इसमें ऊष्मा, हीट, ऑक्सीकरण जो ऑक्सीडेशन होता है, ओजोन और नमी, मॉइस्चर के साथ साथ, ठीक है। अभी तक कुछ जो देखते थे इसमें सिर्फ इतना ही होता था, अभी कुछ मटेरियल हम देख चुके हैं जिसमें सिर्फ हीट तो होता था, ओजोन भी होता था, मॉइस्चर एक्सटेंड भी होता था, लेकिन वो एसिडिक, क्षार व अन्य रसायन के साथ उतना प्रतिरोध नहीं हो पाता था। लेकिन ये क्या है, इसके साथ साथ एसिड से भी, एल्कलीज जिसको क्षार बोलते हैं हिंदी में, और अन्य रसायन जो अदर केमिकल्स हैं के अपने प्रतिरोध के कारण, उसका भी जो ये प्रतिरोध करता है काफी हाई मात्रा में, जो उसका प्रतिरोध करता है, ईपीआर सबसे व्यापक रूप से, काफी ब्रॉड रूप से उपयोग किए जाने वाले सिंथेटिक रबर में से एक है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर, लेकिन इसका थोड़ा सा जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है थोड़ी इसको ब्रॉड बनाती है, ठीक है। फिर क्या है, इसका उपयोग जो है तो सीलिंग उत्पादों के निर्माण में, ठीक है, जहां पे हमको एसिडिक प्रोडक्ट्स है उसकी सीलिंग करनी है, क्षार वगैरह है उसको सीलिंग करनी है, अन्य कोई केमिकल्स हैं जो पिछले वाले हमने मटेरियल्स पढ़ा वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उन सब चीजों को यहाँ पे हम लोग उसका ध्यान रख सकते हैं, उसका केयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आपका ऑटोमोबाइल प्रोफाइल को धूल और पानी से, ठीक है, जो उसका ऑटोमोबाइल का प्रोफाइल होता है अंदर का, उसको हम सील करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि उसमें डस्ट ना जाए, ठीक है, पानी वगैरह ना जा पाए, ठीक है। तो उस सब चीजों को हम देखते हैं। वॉशिंग मशीन के लिए जो पाइप इस्तेमाल होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है आपका ईपीआर का, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखेंगे, इलेक्ट्रिक केबल जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे, जैसे कि बिजली की तारों, तो बिजली की तार में जो हम ऊपर से जो सील करते हैं, ठीक है, जो सीलिंग आप देख रहे हैं, ये सीलिंग जो देख रहे हैं, ये आपका ईपीआर का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है, इथिलीन प्रोपिलीन रबर, ठीक है, ईपीआर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इथिलीन प्रोपिलीन रबर। ये देखिए ऑटोमोबाइल में ये जो अंदर गाड़ी का जो बनाते हैं, ये सारी चीजें में इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑटोमोबाइल पार्ट्स में और अन्य सीलिंग का ये पार्ट है, कोई भी उसका यूनिट्स है तो उसको सील करने के पहले उस पे जो स्क्रूज उसको टाइट करते हैं, बंद करते हैं, तो वहां पे बीच में हम सील प्रोडक्ट लगाते हैं, ताकि अंदर से कोई भी चीज बाहर ना आ सके, कोई उसका कोई गैस या कोई हीट, ठीक है, कोई मॉइस्चर वगैरह बाहर है वो अंदर ना जा पाए इंजन वगैरह में, ठीक है। तो हम ये सब चीजों को ये करते हैं, यूज करते हैं सीलिंग प्रोडक्ट्स का, इसका बहुत ही ब्रॉड रूप से इस्तेमाल हम करते हैं। डायग्राम्स भी आपके सामने, ठीक है। तो आते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ द टॉपिक है हमारा आज क्लास का। इसके बाद हम आज इलास्टिक मटेरियल्स को खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो कल का हमारा क्लास होगा 3 मई का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका पढ़ेंगे इसके बारे में, प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या कहती है, ठीक है। जैसे हम लोग इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़े थे उस तरह से हम लोग उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में उस क्लास को कंक्लूड कर दें, ठीक है। और मटेरियल्स जो है उसमें भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं, तो आपको एज असाइनमेंट दे दें, और आपको जो प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो या तो आप निकाल लें, या तो प्रॉब्लम हो पार्टिकुलर 2-4 टॉपिक पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, तो उस मटेरियल का पूरा फुल डिटेल डायग्राम वगैरह के साथ में हम एक अलग से स्पेशल क्लास ले लेंगे, ठीक, डिपेंड्स अपॉन योर डाउट्स, ठीक है। तो एक क्लास और उसका होगा, और उसके बाद हम लोग स्ट्रेस, जो मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर का, लेसन का, आपका कंसेप्ट वहीं से स्टार्ट होना है आपका स्ट्रेस का, क्योंकि स्ट्रेस जो है बेसिक है, स्ट्रेस से ही डिपेंडेंट है स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस के बाद ही का जो ही स्टेज आता है
वंस इलास्टिक डिफॉर्मेशन को जैसे ही कोई क्रॉस हो जाता है, हमारा फोर्स क्रॉस करती है, तो हमारा रीजन जो आता है प्लास्टिक रीजन आ जाता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग वहां पे देखेंगे, ठीक है। आते हैं लास्ट आज के क्लास का, इसको बोलते हैं रेजिलीन, ठीक है। रेजिलीन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही उन्नत चीज है, ठीक है। और अभी भी इसका जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस है, वो अंडर रिसर्च है, ठीक है। अभी भी देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि रेसलिंग क्या होता है, कैसे ये कंसेप्ट में आया और ये कहता क्या है, ठीक। तो आइए, रेसलिन जो है सो एक इलास्टोमेरिक प्रोटीन है, जो अभी तक इलास्टोमर्स हम पढ़ रहे थे, उसी तरीके का इलास्टोमर प्रोटीन है। प्रोटीन समझ रहे हैं ना, प्रोटीन है जो कई कीड़ों, जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, या अन्य जो कीट वगैरह होते हैं, कीट पतंग के छल्ली में पाया जाता है, उनके छल्ली में ये तत्व प्रोटीन होता है, ठीक है। और इसके उच्च तनाव, इसका जो उच्च तनाव होता है, मतलब तनाव मतलब क्या, टेंशन, टेंशन की झेलने की कैपेसिटी इसकी काफी हाई होती है। कम कठोरता, कठोर जो है काफी कम होता है, इसके कारण काफी लचीलापन होता है, काफी इलास्टिक होता है, और उच्च लचीलापन उसी कारण से, ठीक है, के लिए ये उल्लेखनीय है। मतलब बहुत ही ब्रॉड इसका यूज है, लेकिन अभी भी अंडर रिसर्च में ये चल रहा है। यांत्रिक रूप से, जो मैकेनिकल रूप से सक्रिय अंग होते हैं, जो कीट वगैरह में, ठीक है, जो मैकेनिकली रूप से सक्रिय होते हैं, ठीक है, और जो उत्तक, जो टिश्यूज होते हैं उनमें, को नरम रबर प्रतिष्ठा प्रदान करता है। ये जो प्रोटीन होता है, जो यांत्रिक रूप से सक्रिय है, जो उनके पंख वगैरह ज्यादातर होते हैं, जो यांत्रिक रूप से घुमाते हैं, तो उसको ये क्या करता है, नरम रबड़ प्रतिष्ठा, मतलब क्या है कि रबड़ प्रतिष्ठा मतलब क्या, रबड़ इलास्टिसिटी, उसको ये प्रोवाइड कराता है ये प्रोटीन। ये प्रोटीन अगर नहीं हो, जैसे हम भी उठाते हैं, ठीक है, पंख पंख उठाती है, तो क्या उठाने में सक्षम नहीं हो पाता, प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन जो है काफी इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराने की, रबर इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराने की, ठीक है। इसी के कारण जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, जो उपलब्ध है जानकारी के लिए, कई प्रजातियों के कीड़ों को, पंखों को, जो उनके पंख होते हैं उसे कुशलता से कूदने में सक्षम बनाता है, यही प्रोटीन, ठीक है। जो है, इस चीज को ध्यान से पढ़िए, ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर एक मक्खी है जो कि ज्यादातर फ्रूट्स में पाई जाती है, ठीक है। में पहले रिजलिन अनुक्रम की पहचान की गई थी, इसमें सबसे पहले रिजलिन जो अनुक्रम था, एप्लीकेशन था, इसकी आइडेंटिफिकेशन किया गया था। जिसके बाद जो रिसर्चर थे, जो शोधकर्ता हैं, ने कई अलग अलग अनुप्रयोगों के लिए, एप्लीकेशंस के लिए रेजिन आधारित, जो रेजिन आधारित प्रोटीन है, उसके निर्माण के लिए आणविक, जो एटॉमिक क्लोनिंग तकनीक का उपयोग किया। मतलब उसका जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो हम क्लोनिंग करके उसी तरीके का बनाने का प्रयास हमने किया। कुछ हद तक हमको सफलता भी मिली, और प्रेजेंट डेज में भी रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हमको इसका और भी लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसके हम डायग्राम देखते हैं, बहुत इसका यूजफुल प्रोडक्ट्स है, कपड़ा इंडस्ट्री में है, बायोमेडिकल वगैरह में बहुत ज्यादा है, सेंसर्स वगैरह बनाने में है, नैनो स्प्रिंग्स वगैरह में इसके यूज किए जाते हैं, ठीक है। एक तो आपको बहराइच में भी काफी फेमस है, जो रेशम उद्योग है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको जो ये मिलता है वो यहीं से मिलता है, ठीक है। प्राकृतिक रेजिलिन के उत्कृष्ट यांत्रिक गुणों ने रेजिलिन जैसे पॉलीपेप्टाइड आधारित, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक पे, पॉलीपेप्टाइड आधारित बायो पदार्थ की इंजीनियरिंग में हाल के शोध को प्रेरित किया है, जिसमें बायो रबर, नैनो स्प्रिंग, बायो सेंसर के तत्वों और टिश्यू इंजीनियरिंग के रूप में इसका उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला है, ठीक है। आइए कुछ डायग्राम देख लें हम। देखिए, सिल्क, सिल्क के बारे में समझ जानते हैं, सिल्क की साड़ी काफी फेमस है, ठीक है। तो सिल्क के कुर्ता, शर्ट सब आने लगे हैं, ठीक है। तो सिल्क जो है सो हमको कीड़ा से प्राप्त होता है, पता होगा आप लोग, रेशम उद्योग चले जाइए, बहराइच में अवेलेबल है, आपको दिखेगा, ये ही वो कीड़ा है, ठीक है। देखिए जो कीट है पत्ते पे, ठीक है, और ये खा खा के जो है इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का बन जाता है, और इसी से हमें मिलता है रेशम, ठीक है, रेशम के धागे, उसी से तैयार होता है हमारा सिल्क, ठीक है। ये जो बायो सेंसर वगैरह है, जो एटॉमिक जो क्लोनिंग हम कर रहे हैं, वो उसका डायग्राम है। और एक बायो सेंसर चिप बनाया गया है,
डीएनए म्यूटेशन के लिए, ठीक है। इसमें भी इसका रेजलिंग का प्रयोग है और उसका जो आणविक क्लोनिंग करके हमने ये चीज बनाया है, ठीक है। तो देयर इज अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल नहीं है, अभी जितना था वो मैंने यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है। अभी भी रिसर्च इस पे चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, और रेजलिंग पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और जैसा मैंने पहले रिपीट किया था कि 1 से 7 तक, ठीक है, मैंने आपको एक एक चीज, उसके अनुप्रयोग, उसके डायग्राम्स, यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको दिए हैं, प्रोवाइड कराए हैं, वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया है, और इसका पीडीएफ मटेरियल ग्रुप में ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद 8 नंबर से लेके 23 नंबर तक अभी हम आगे देखते हैं, जो आपको दिखाते हैं कहाँ से क्या क्या है 8 से 23 तक, वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, आपको जो असाइनमेंट दे रहे हैं, ठीक है। ये है आपके इलास्टिक मटेरियल के उदाहरण, जो कि निमी द्वारा जो बुक उपलब्ध कराया गया है, मटेरियल उपलब्ध कराया गया है वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस के लिए, उसमें ये 23 मटेरियल को लिस्टेड किया गया है, ठीक है। इसमें पहला था प्राकृतिक गम, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लिए हैं, अच्छे से देख लिए हैं, उसके पिक्चर्स वगैरह को भी समझ लिए हैं। दूसरा था स्पैंडेक्स और लाइक्रा, इसको भी देख चुके हैं। तीसरा आपका ब्यूटाइल रबर, इसको भी देख चुके हैं। फिर फ्लूरो इलास्टोमर, इसको भी देख चुके हैं। फिर इलास्टोमर्स, इसको भी देख चुके हैं। फिर इथिलीन प्रोपिलीन रबर ईपीआर, इसको भी देख चुके हैं। और रेजलिन अभी जस्ट हमने देखा है, 7वां। तो ये 7 जो है, सो मैंने आपको डिटेलिंग में इसके अनुप्रयोग, इसके डायग्राम्स कैसा दिखता है, इसके मेन प्रॉपर्टी क्या है, क्यों इसका यूज किया जाता है, क्यों ही उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट में हम इसको यूज करते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में अच्छे से हम डिस्कस कर लिए। और सीरियल नंबर 8 से सीरियल नंबर 23 तक आपके लिए असाइनमेंट है कि आप इसको तैयार करेंगे इसी तरीके से, एक एक पेज में आप इसको तैयार करेंगे, नेट से जानकारी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। और एक मटेरियल तैयार के जस्ट लाइक एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होता है इन 8 से 23 तक समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, तो हम पार्टिकुलर उसके लिए फिर से एक क्लास लेंगे, क्लास अरेंज करेंगे अलग से, इन सीरीज के अलावा सिर्फ डाउट सेशन क्लास, उसमें हम अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे, घबराने का आवश्यकता नहीं है। वंस यू ट्राइड, आप कोशिश करो, अगर नहीं होता फिर तो हम हैं ही, आप कमेंट करो, आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। फिर 8, ये 8 है एसबीआर, फिर आपका क्लोरोप्रीन, 9, 10 इलास्टीन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक एक करके हम नाम आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आप देख लीजिएगा, कुछ लोग अभी नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे। नहीं तो निमी वाले बुक्स आपको ऑलरेडी शेयर किए जा चुके हैं बहुत पहले, उसमें भी आप इलास्टिसिटी चैप्टर निकाल के ये 23 मटेरियल के बारे में वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 23rd मटेरियल्स हैं, जिनके लिए आपको सीरियल नंबर 8 से, यहाँ से सीरियल नंबर 8 से सीरियल नंबर 23 तक जो असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है, इसके बारे में इसी तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, ठीक है, कि जिसमें उसका डायग्राम्स भी होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसकी प्रॉपर्टी होंगी, वो क्या होता है, इस पूरा डिटेल में आप तैयार करेंगे इन सारों प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। 23 नंबर से लेके आपके यहाँ तक, 8 नंबर से लेके 23 नंबर तक, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, ठीक है, और आपके डाउट को दूर करेंगे। पहले तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एक बार रिपीट कर लें, एक दो बार समझने, क्योंकि मैंने ऐसा प्रयास किया है कि डाउट होना नहीं चाहिए, ये थ्योरी पार्ट था आपका, फिर भी मैंने अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद भी यदि कोई किसी को क्वेश्चन है तो आपके डाउट्स वेलकम है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोगों को हिंदी में ये चीज उपलब्ध हो पाए। अंग्रेजी में तो बहुत जगह उपलब्ध है, बहुत सारी किताबें उपलब्ध है, और हिंदी में जो निमी का पैटर्न काफी अच्छा माना जाता है, तो अभी तक हिंदी मीडियम बुक्स निमी द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इंग्लिश है, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, इस कारण से हमने इसको हिंदी में कुछ वहां से मटेरियल लिए हैं जो जरूरत थे, और कुछ नेट से निकाले हैं, कुछ अन्य रेफरेंस बुक से लाए हैं जो आपको समझ में आए, क्योंकि वहां पे बहुत ऐसे जगह चीज इस्तेमाल किया है जो कि आपके लेवल में आपको समझ में नहीं आती।
तो हम काफी आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं, और एक बार ये पूरा का पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा तो आपकी निमी और उसके बाद कोई भी आप अलग रेफरेंस के बुक से भी क्वेश्चंस उठाओगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें लगेगा कि हाँ इतने लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो हम और चीजें इसको ऐड करेंगे। ठीक है, और जो भी जरूरत है उस तक जरूर उनको शेयर कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट अगर किसी को होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, हम उसको रिप्लाई आपको देंगे। जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पे कमेंट से रिप्लाई देंगे, जरूरत पड़ेगा तो कुछ ग्राफिकल पिक्चर्स वगैरह से रिप्लाई देंगे, जरूरत पड़ेगा तो अलग से एक वीडियो क्लास उस पर अरेंज कर देंगे। अगर डाउट ज्यादा है, 4-5 लोगों का डाउट आ रहा है सेम टॉपिक पे, तो एक वीडियो क्लास फिर से अरेंज करके उसके वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे, उसके लिंक वहां पे उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए सबको चीजों को, और कल के लिए तैयार रहिए। कल जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। व्हाट इज प्लास्टिसिटी, किसको कहते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, प्लास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या गुण होती हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि एक दिन में, कल के एक क्लास में हम प्लास्टिक और प्लास्टिक मटेरियल्स दोनों को कवर कर पाए, क्योंकि हमको थोड़ा जल्दी खत्म करना है सिलेबस को। फिर किसी को अगर डाउट होता है तो पार्टिकुलर अलग से एक क्लास होगा, क्योंकि अभी हम 5वें लेसन पे चल रहे हैं, अभी बहुत सारे लेसन बाकी हैं जिनको हम लोग को फिनिश करना है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। कल के लिए सब लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, और जरूर कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक अगर पसंद आता है लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है, कहीं कुछ कमी दिखती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उसको हम लोग दूर करेंगे और आगे आपको पसंद कैसे आए उसको हम लोग ध्यान देंगे। अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको हम लोग और इजी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।